रुद्रांश एक योद्धा एपिसोड 16 रुद्रांश की आंखों की शक्तियां। पिछले भाग में रुद्रांश उस दुकानदार के मरने के बाद अपने घर लौट आया। फिर उसने नेत्र संजीवनी गोली को परिष्कृत किया और उसका सेवन कर लिया। फिर वह कुछ देर के लिए आराम करने लगा। अब आगे रुद्रांश कल इतना थक गया था कि अगले दिन सुबह ही उसकी आंखें खुली। जब रुद्रांश ने अपनी आंखें खोली तब उसको कल की बात याद आ गई और उसे याद करते ही रुद्रांश बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो गया। वो जानना चाहता था कि उसके आंखों में क्या क्या परिवर्तन हुआ है और उसको कौन कौन सी शक्तियां मिली है। तब उसको अपने दिमाग में कुछ अनजानी यादें व्यवस्थित होता हुआ महसूस होता है, जिसे पढ़कर वह खुश हो जाता है। दरअसल वह अनजानी यादें उन दोनों आंखों में नेत्र सम्राट का स्थापित किया हुआ था, जो कि उन आंखों की शक्तियों के बारे में जानकारी को अपने उत्तराधिकारी के लिए संचित करके रखा था। कुछ समय बाद वह अपने कमरे से बाहर निकला और फिर अपनी मौका दिया हुआ खाना खाया। फिर बाहर चला गया। वह अपनी आंखों की शक्तियों की परीक्षण करना चाहता था। वह सबसे पहले ध्रुव के घर गया। फिर उसने ध्रुव से बोल, ध्रुव चलो आज अभ्यास करते हैं। जिस पर ध्रुव ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर दोनों एक खाली मैदान पर चले गए, जहां अक्सर रुद्रांश और ध्रुव दोनों अभ्यास किया करते थे। रुद्रांश ध्रुव के जरिए लड़कर ये परीक्षण करना चाहता था कि उसकी आंखों की शक्तियां कैसे काम करती हैं। दरअसल जब रुद्रांश ने वह नेत्र संजीवनी गोली खाई थी तब उसके दिमाग में भी कुछ यादें व्यवस्थित हो गई थी। जब रुद्रांश ने उन यादों को पढ़ा तब उसको पता चला कि यह सब नेत्र सम्राट की यादें हैं, जो कि अपने उत्तराधिकारी के लिए नेत्र सम्राट ने उन दोनों आंखों में समाहित कर दिया था। इन यादों में नेत्र सम्राट ने अपनी आंखों के शक्तियों के बारे में बताया था। नेत्र सम्राट के अनुसार उनकी आंखों की शक्तियों में किसी भी इंसान की गतिविधियों को बारीकी से निरीक्षण करना, युद्ध तकनीक में कमी निकालना और अपने प्रतिद्वंदी के युद्ध तकनीक को समझना नेत्र सम्राट की आंखों की कई विशेषताओं में से एक है। आज रुद्रांश उन विशेषताओं का परीक्षण करना चाहता था। इसलिए रुद्रांश ने जब ध्रुव के साथ उस खाली जगह पर गया तब उसने से बोला, मुझ पर हमला करो। जिसे सुनकर ध्रुव में भी अपना सर हिला दिया और फिर अपनी युद्ध तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हमला कर दिया। उसने रुद्रांश पर सिर्फ साधारण हमलों का इस्तेमाल किया। इधर रुद्रांश ने अपने आंखों को सक्रिय कर दिया, जिससे रुद्रांश की आंखों में एक हल्की सुनहरी चमक आ गई, जिसके बाद रुद्रांश को ध्रुव बहुत ही धीमी प्रतिक्रिया करता हुआ दिखाई दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो ध्रुव स्लो मोशन में उसके ऊपर हमला कर रहा हो, जिसे देखकर रुद्रांश की मुख पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। उसके बाद उसने अपनी हाथ को आगे करते हुए ध्रुव के हमले को रोक दिया। इधर ध्रुव ने जब देखा कि रुद्रांश ने उसका हमला रोक दिया है, तो वह अवाक रह गया, क्योंकि जब रुद्रांश ने ध्रुव का हमला रुका तब उसने साधारण मनुष्य स्तर के 7वें पड़ाव की शक्तियों का प्रयोग किया था। ये समझते ही ध्रुव के मुख पर हैरानी छा गई। ध्रुव ने इस हैरानी के साथ रुद्रांश की तरफ देखते हुए उससे पूछा, रुद्रांश भाई, क्या तुमने अपनी युद्ध स्तर बढ़ा ली है? जिसे सुनकर रुद्रांश मुस्कुराने लगा। रुद्रांश को मुस्कुराता हुआ देखकर ध्रुव को यह समझते दे नहीं रही कि रुद्रांश का स्तर भी बढ़ चुका है और वह भी शायद 7वें पड़ाव का योद्धा बन चुका है। फिर उसने रुद्रांश की तरफ देखते हुए पूछा, रुद्रांश भाई, अब तुम्हारा युद्ध स्तर कितना है? क्योंकि जहां तक आपके ऊर्जा को देखकर मुझे लगता है आपका युद्ध स्तर भी मेरे सामान भी 7वें पड़ाव तक पहुंच गया होगा, क्यों है ना? इधर रुद्रांश ने मुस्कुराकर ध्रुव की तरफ देखते हुए अपना सर हिला दिया। रुद्रांश को अपना सर हिलता हुआ देखकर ध्रुव को यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस लड़के की युद्ध आत्मा उसके शरीर में जागृत होकर 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था, उसका युद्ध स्तर अभी बिल्कुल उसी के समान स्तर पर पहुंच गया है। जिसे महसूस कर ध्रुव एक कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, रुद्रांश भाई, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। सबसे पहले तो अपने मयंक को हराया, जिसका ऊर्जा स्तर आपसे भी ज्यादा था, और उसके बाद सिर्फ 3-4 दिन के अंदर आपका ऊर्जा स्तर मयंक से भी आगे निकल गया, यहां तक कि मेरे ऊर्जा स्तर के समान आ गया। रुद्रांश भाई, मुझे भी बताओ ना कि तुमने ये कारनामा आखिर किया कैसे? इधर रुद्रांश ने जब ध्रुव की बात सुनी तो वह हंसने लगा। हंसते हुए बोला, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। खुद मुझे भी नहीं पता कि यह कैसे हुआ, पर मैं लाइब्रेरी के एक किताब में पढ़ा था कि
कभी कभी किसी योद्धा के शरीर में युद्ध स्तर बढ़ना रुक जाता है, पर कुछ बाहरी सहायता जैसे कि किसी प्रकार की औषधि या फिर आंतरिक ऊर्जा का अगर प्रयोग किया जाए तो उस योद्धा के शरीर में तेजी से उसके ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है। वह सब उस योद्धा के साधना करने की वजह से संचित हुई युद्ध ऊर्जा की वजह से ही संभव हो पाता है। मुझे पक्का तो नहीं पता, पर मेरे साथ भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है किसी भी योद्धा के लिए इतनी तेजी से अपना युद्ध स्तर बढ़ना संभव भी है? जाहिर सी बात है, रुद्रांश अपनी ड्रैगन की युद्ध आत्मा के क्षमता को ध्रुव के सामने उजागर नहीं करना चाहता था। इधर ध्रुव ने जब रुद्रांश की बातें सुनी तो वह संतुष्ट होकर अपना सर हिला दिया। जब रुद्रांश ने देखा कि ध्रुव को उसकी बात पर यकीन हो गया है, तब उसने ध्रुव से बोल, अच्छा अब ये सब छोड़ो, अब तुम मेरे ऊपर अपने पूरी ताकत से हमला करो। और अगर तुमने उसे समाधि से मिली उस तकनीक को सीख चुके हो तो उस तकनीक से मुझ पर हमला करो। जिसे सुनकर ध्रुव ने भी अपना सर हिला दिया और फिर तैयार हो गया रुद्रांश की तरफ हमला करने के लिए। फिर उसने उस गंडक मुष्टिका तकनीक का प्रयोग करते हुए अपने हाथों की मुद्राएं बदलना शुरू कर दी, जिससे उसके शरीर के चारों तरफ सफेद ऊर्जा घूमने लगी, जो कि धीरे धीरे उसके हाथों में संघनित होनी शुरू हो गई। इधर रुद्रांश अपनी सुनहरी आंखों की शक्ति से उस तकनीक को धीमी गति से देख पा रहा था। इसके साथ ही उसको अपनी आंखों से कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जिससे उसको लग रहा था कि उसने उस युद्ध तकनीक के कमजोरी को ढूंढ लिया है। ध्रुव ने फिर अपनी मुट्ठी में उन सभी सफेद ऊर्जा को संघनित करते हुए रुद्रांश की तरफ एक मुक्का मार दिया। इसके बाद उस मुक्के से वह सफेद ऊर्जा निकलते हुए रुद्रांश की तरफ बढ़ने लगी। ऊर्जा बढ़ाते बढ़ाते रास्ते में ही एक गैंडे के सिर का आकार लेने लगी। इसके बाद वह ऊर्जा से बनी गैंडे का सर रुद्रांश की तरफ तेज गति से आने लगा। इधर जब रुद्रांश ने उस गैंडे को अपनी तरफ आता हुआ देखा तो उसने अपनी ऊर्जा तलवार का निर्माण किया और फिर उसमें थोड़ी सी नीले रंग की अग्नि उसकी माया पक्षी के युद्ध आत्मा से उस ऊर्जा तलवार में प्रवाहित करके उसको उस गैंडे के सिर की तरफ चला दिया। इसके बाद वह ऊर्जा तलवार सीधे गैंडे के सिर की तरफ चला गया और फिर वह ऊर्जा तलवार ध्रुव के हमले को सीधे सामने से हमला करने की बजाय दाहिनी तरफ से घूमकर उस ऊर्जा से बने गेंदे के सिर पर जाकर लगा और फिर बूम, वहां पर एक विस्फोट हुआ। इधर ध्रुव ने जब अपने हमले को नाकाम होता हुआ देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्रांश ने उसकी इतनी शक्तिशाली युद्ध तकनीक को सिर्फ एक ऊर्जा तलवार से खत्म कर सकता है। इधर जब रुद्रांश में ध्रुव के चेहरे के भाव देखा तो वो कुटिलता से मुस्कुराने लगा। उसको मुस्कुराता देख ध्रुव आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखने लगा और फिर उससे पूछा, रुद्रांश भाई तुमने ये कैसे किया, क्योंकि मेरा हमला किसी भी साधारण हमले से रुक नहीं जा सकता। जिस पर रुद्रांश बोला, ध्रुव भले ही तुम्हारा हमला मेरे हमले से ज्यादा ताकतवर था, पर तुम्हारे हमले में एक कमी थी। ये सुनकर ध्रुव कर भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि उस मामले में क्या कमी थी। इसके बाद रुद्रांश ने आगे बताना जारी रखा, ध्रुव तुम्हारे हमले में सफेद ऊर्जा एक गैंडे का सर धारण कर अपने अपने प्रतिद्वंद्वी की तरफ हमला करता है, पर उस गैंडे के सिर में खामी यह है कि उसका सर सिर्फ सामने की तरफ ही ज्यादा कठोर होता है, उसके दाएं या भरी तरफ का हिस्सा सामने की तरफ से कमजोर ही होता है। इस वजह से जब मेरी ऊर्जा तलवार तुम्हारे हमले से टकराई तो उसमें थोड़ी सी समाने में कामयाब हो गई। इसके बाद मेरी ऊर्जा तलवार में स्थित नील अग्नि ने उस हमले की ऊर्जा को नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हारा हमला नष्ट हो गया। जिसे सुनकर ध्रुव अवाक रह गया। फिर उसने रुद्रांश की तरफ देखते हो बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए भाई? जिस पर रुद्रांश कुछ सोचते हुए बोला, तुम्हें इस हमले की ऊर्जा को सिर्फ सामने की तरफ ना रखते हुए उसके चारों तरफ बिखरना होगा, जिससे तुम्हारी ऊर्जा उस हमले के चारों तरफ समान मात्रा में फैल जाएंगे और ऐसा होते ही तुम्हारा हमला चारों तरफ एक समान ही ताकतवर बनेगी। जिसे सुनकर ध्रुव समझते हुए अपना सर हिला दिया। इसके बाद ध्रुव और रुद्रांश ने कुछ और घंटे तक अपना अभ्यास जारी रखा। इसके बाद ध्रुव ने रुद्रांश से बोल, रुद्रांश भाई अब हमें रुक जाना चाहिए। जिसे सुनकर रुद्रांश भी सहमत हो गया। फिर उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, हाँ ठीक है, आज बस इतना ही अभ्यास करते हैं। रुद्रांश ने अब तक अपनी आंखों के बारे में बहुत सी चीज जान ली थी।
उसने ये जान लिया था कि उसकी आंखों की शक्तियां कैसे काम करती है, जिसे वो बहुत संतुष्ट लग रहा था। उसके बाद दोनों ध्रुव और रुद्रांश वापस लौट गए। लौटते वक्त रुद्रांश ने बोला, ध्रुव आज शाम को बाजार घूमने चलते हैं, जिस पर ध्रुव ने भी अपना सर हिला दिया और बोला, ठीक है भाई। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर चले गए। उसके कुछ समय बाद महाबली नगर के बाजार में दो लड़के घूम रहे थे। एक लड़के ने एक दुकान की तरफ जाते हुए एक काले रंग की पोशाक देखकर उसकी तरफ इशारा करते हुए दुकानदार से पूछा, अरे चाचा, ये पोशाक कितने की है? जिसे सुनकर उस दुकानदार ने उस लड़के की तरफ देख और फिर उसे पोशाक की तरफ देखा, जो कि किसी इंसान को अगर पहना दिया जाए तो वह पोशाक उस इंसान के सर से लेकर पांव तक को ढक सकता है। देखने में बहुत ही खूबसूरत सुनहरी धागों से सुंदर सुंदर कढ़ाई क्या हुआ। उस पोशाक को देखकर वह दुकानदार मुस्कुराते हुए बोला, ये पोशाक वैसे तो 100 चांदी के सिक्कों की है, पर मैं तुम्हें 80 चांदी का सिक्कों में ये पोशाक दे दूंगा। इसे सुनकर उस लड़के ने ज्यादा कुछ ना बोलते हुए अपनी जेब में से 80 चांदी के सिक्के उसे दुकानदार को देते हुए वह पोशाक खरीद लिया। जिसे देखकर उसके साथ आया दूसरा लड़का उससे बोला, रुद्रांश भाई, तुम ये कपड़ा क्यों खरीद रहे हो? मुझे ये कपड़ा तो कुछ ज्यादा ही महंगा लगता है। दरअसल रुद्रांश ने लालची दुकानदार को मारने के बाद उसकी पोटली अपने पास ही रख लिया था, जिसमें उसे अनेकों सिक्के मिले थे। आज उसी से वो पोशाक कर खरीदा था। ध्रुव की बात सुनकर रुद्रांश बोला, कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने ये खरीद लिया है और वापस नहीं करूंगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगता है। उसके साथ ध्रुव भी आगे बढ़ने लगा। कुछ समय ऐसे ही आगे बढ़ते हुए रुद्रांश को एक दुकान दिखाई दिया, जिसके अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति कुछ पुरानी सामानों को बेच रहा था। इसे देखकर रुद्रांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने ध्रुव से बोल, ध्रुव अपना चेहरा ढक लो। ये सुनकर ध्रुव थोड़ा असमंजस में पड़ गया, पर फिर उसने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए अपना चेहरा कपड़ों से ढक लिया। इसके बाद रुद्रांश ध्रुव को साथ में लेकर उस दुकान की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि उस दुकान के अंदर बहुत ही पुरानी वस्तुएं नियमित तरीके से अपनी जगह पर रखा गया है। वह उन सभी वस्तुओं को देख ही रहा था कि तभी रुद्रांश को एक आवाज सुनाई देता है, बच्चे तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर रुद्रांश उस आवाज की तरफ देखता है, जहां पर वही बूढ़ा इंसान उसकी तरफ देखकर गंभीरता से रुद्रांश से सवाल कर रहा था। दरअसल रुद्रांश ने आज एक पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसने वही कला चादर से अपने चेहरे को ढक रखा था। जब उस बूढ़े दुकानदार ने रुद्रांश को देखा तो उसके कद काठी से उसने यह अनुमान लगाया कि वह 12 से 13 साल का कोई बच्चा है, और शायद उत्सुकता बस यहाँ पर चीजों को देखने आया है। उसको ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसे बच्चों के पास धन है, या फिर वह यहाँ कुछ खरीदने आया है, क्योंकि रुद्रांश का वेशभूषा बिल्कुल भी अमीरों जैसा नहीं लग रहा था। इधर जब रुद्रांश ने दुकानदार की बात सुनी तो उसने उसकी तरफ देखकर बोला, दादाजी, हम यहाँ कुछ खरीदने आए हैं। इसे सुनकर मैं दुकानदार थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वह लड़का यहाँ कुछ खरीदने आया है। फिर उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, शायद ये कोई छोटा मोटा चीज खरीद कर चला जाएगा। इतना सोचकर उसने रुद्रांश से बोला, ठीक है, तुम क्या खरीदना चाहते हो? ये सुनकर रुद्रांश उसे बूढ़े आदमी से पूछा, दादाजी, क्या यह आपकी दुकान है? इस पर उसे बूढ़े इंसान ने कोई भी गुस्सा ना करते हुए सहज लहजे में बोला, हाँ बिल्कुल, यह मेरा ही दुकान है। इसे सुनकर रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए उस बूढ़े इंसान की तरफ देखकर बोला, दादाजी, मुझे किसी खास को एक उपहार देना है, और उनको पुरानी चीज बहुत पसंद है, इसलिए यहाँ पर कोई पुरानी वास्तु ढूंढ रहा हूँ जो उनको पसंद आ जाए। इसलिए कृपया आप अपनी दुकान में जितने भी पुरानी या फिर प्राचीन वस्तुएं हैं मुझे दिखाएं, मैं उनमें से कोई एक खरीद लूंगा। जिसे सुनकर दुकानदार फिर से आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा, ये लड़का मजाक तो नहीं कर रहा है, इसके कपड़े देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा कि इसके पास सिक्के होंगे कि यह कोई प्राचीन वस्तु खरीद पाएगा। पर फिर उसने सोचा, चलो मैं एक बार इसको मेरी दुकान की वस्तुएं दिखा देता हूँ। वैसे दिखने में क्या जाता है, अगर यह कोई प्राचीन वस्तु खरीद लेगा तो मेरा ही मुनाफा है, और नहीं तो मेरा कोई भी नुकसान नहीं है। इधर जब रुद्रांश ने उस बूढ़े व्यक्ति को कुछ सोचते हुए देखा तो उसने उसको बुलाते हुए कहा, दादाजी, कहाँ खो गए?
जिसे सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति अपने होश में आया और फिर रुद्रांश की तरफ देखकर हड़बड़ाते हुए बोला, हो कुछ नहीं। तुम प्राचीन चीज खरीदना चाहते हो ना? तो चलो मेरे साथ। इतना कहकर वो दुकान के अंदर वाले कमरे में चला गया। इधर रुद्रांश और ध्रुव भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। जब वह दोनों उस कमरे में पहुंचे तब उस बूढ़े ने गंभीर आवाज में रुद्रांश और ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, देखो यहाँ पर जो भी है प्राचीन वास्तु ही है और बहुत ही ज्यादा महंगी है, इसलिए सोच समझकर चुनाव करना। इतना कहकर वो उन दोनों की तरफ देखने लगा। इधर रुद्रांश जब उस बूढ़े की बात सुनी तब उसने अपना सर हिला दिया और फिर अपनी आंखों को सक्रिय करते हुए उस दुकान का निरीक्षण करने लगा। उसने देखा कि उसके चारों तरफ दीवारों में अनेकों प्राचीन वस्तुएं रखी गई है। रुद्रांश ने जब उन सभी वस्तुओं को देखा तब उसको इस बात का एहसास हुआ कि वह उन सभी प्राचीन वस्तुओं की प्राचीन आभा को देख पा रहा है। इसे देखकर वह भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या कोई इंसान सच में किसी आभा को देख भी सकता है? मैं ये तो जानता था कि कोई इंसान किसी वस्तु की आभा को महसूस कर सकता है, पर मुझे तो आभा महसूस भी हो रही है और दिखाई भी दे रही है। इसके बाद वह खुश हो गया। उसने देखा कि उन सभी वस्तुओं की चारों तरफ हल्का लाल रंग दिख रहा था, जिसे देखकर उसने मन ही मन सोचा, इस दुकान में तो कोई भी चीज ज्यादा पुरानी नहीं है। इसके बाद उसने चारों तरफ ध्यान से देखने लगा। वह उस कमरे में चारों तरफ देख ही रहा था कि उसे एक हार दिखाई दिया जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसके बीचों बीच एक लाल मोती जड़ा हुआ था। उसे देखकर रुद्रांश हैरान हो गया। दरअसल वह एक बहुत ही मूल्यवान ज्वाला मोती था, जिसे वो उसने मन ही मन खुश हो गया। दरअसल उसकी आंखों की एक और खासियत थी कि अगर उसके यादों में जो चीज को देखा है उसके बारे में कोई स्मृति हो तो उसके साथ उसकी आंखों जोड़ देता है, जिससे उसको उस वास्तु के बारे में पता लग जाता है। फिर उसने उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखकर उस हार की तरफ इशारा करते हुए बोला, दादाजी वो हार कितने का है? जब बूढ़े आदमी ने भी उस हार की तरफ देखा तो रुद्रांश से बोला, वो हार बहुत ही पुरानी है और उसमें एक ज्वाला मोती भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी कीमत का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रुद्रांश बूढ़े आदमी की बात सुनकर आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। वह ये दर्शन नहीं चाहता था कि वह उसके बारे में पहले से ही जानता है। उसने मन ही मन सोचा, इस बूढ़े को पहले से ही पता है कि यह हार कितनी कीमती है। उस बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर भी रुद्रांश ने ऐसा दर्शाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद उसने उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखकर बोला, दादाजी मैं ये हार खरीदना चाहता हूँ, इस हार की कीमत कितनी है आप मुझे बताएंगे? जब बूढ़े दुकानदार ने रुद्रांश की बात सुनी तो वह एक पल के लिए अवाक रह गया, पर फिर उसने अपने आप को संभालते हुए मन ही मन बोला, तो ये लड़का सच में ये हार खरीदना चाहता है। फिर उसने अपनी बात की पुष्टि करने के लिए रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, लड़के एक बार फिर सोच लो, इस हार की कीमत 10 लाख सोने के सिक्के हैं। क्या तुम्हारे पास इतने सोने के सिक्के हैं? जब ध्रुव ने उस हार की कीमत सुनी तो उसका मुंह खुल का खुला रह गया। वह रुद्रांश को कुछ कहने ही बोला था कि तभी रुद्रांश ने उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखकर बोला, दादाजी मेरे पास इतने सोने के सिक्के तो नहीं है। रुद्रांश अभी आगे कुछ बोलते ही वाला था कि तभी बूढ़े व्यक्ति ने थोड़े गुस्से के साथ बोला, देखो बच्चे तुम मेरा वक्त बर्बाद मत करो, अगर तुम्हारे पास कोई सोने का सिक्का नहीं है तो यहाँ से लौट जाओ। दरअसल बूढ़े आदमी को थोड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने सोचा रुद्रांश ने यहाँ कुछ भी नहीं खरीदा और उसके पास कोई सोने के सिक्के भी नहीं है, जिससे उसका वक्त बेवजह ही बर्बाद हो गया। इधर जब रुद्रांश ने बूढ़े की बात सुनी तब उसने नाराज ना होते हुए शांति से बूढ़े की तरफ देखकर बोला, दादाजी आप मेरी बात सुनिए तो सही, मैंने आपको कहा कि मेरे पास कोई सोने का सिक्का नहीं है, पर मेरे पास ऊर्जा पत्थर है। मैं इस हार के बदले आपको ऊर्जा पत्थर देने वाला था, पर अगर आपको सोने के सिक्के ही चाहिए तो मुझे माफ कीजिए। फिर रुद्रांश ने ध्रुव की तरफ देखकर बोला, चलो यहाँ से चलते हैं, और फिर दोनों जाने के लिए वापस मुड़ गए। उस बूढ़े आदमी ने जब ये सुना कि रुद्रांश के पास ऊर्जा पत्थर है तब उसने हड़बड़ाते हुए रुद्रांश को रोकते हुए बोला, बच्चे रुको, क्या तुम्हारे पास सच में ऊर्जा पत्थर है? रुद्रांश में जब ये सुन तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर वह मुड़कर मासूमियत से बोल, हाँ दादाजी मेरे पास है।
इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक उच्च श्रेणी का ऊर्जा पत्थर निकालकर उस बूढ़े के सामने रख दिया। जब उसे बूढ़े ने ऊर्जा पत्थर देखा तो वह आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने मन ही मन कहा, उच्च श्रेणी का ऊर्जा पत्थर, यह बच्चा कोई साधारण नहीं बच्चा नहीं हो सकता। महाबली नगर में किसी भी साधारण परिवार या इंसान के पास उच्च श्रेणी का ऊर्जा पत्थर नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह बच्चा किसी कुलीन परिवार का सदस्य है। इतना सोचते ही उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। और फिर उसने रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, माफ करना बच्चे, दरअसल मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हारे पास कोई ऊर्जा पत्थर होगा, पर अब तुमने मुझे पत्थर दिखा ही दिया है, तो मैं तुम्हें यह हार दे देता हूँ। इसके बदले मैं तुम्हें 10% की छूट भी दूंगा। इतना कहकर वह रुद्रांश की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। इधर जब रुद्रांश ने बूढ़े को अपनी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए देखा तो वह भी खुश हो गया। और उसने अपने हाथों अपने साथ ले पोटली में डाला और फिर अपनी स्टोरेज रिंग से उस हार की कीमत जितनी ऊर्जा पत्थर निकालकर उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया, जिसे उस बूढ़े व्यक्ति ने भी स्वीकार कर लिया। और फिर रुद्रांश की तरफ एक कार्ड बढ़ाते हुए बोला, बच्चे ये रहा तुम्हारा पैसा, इसमें वादे के मुताबिक 10% तक का राशि, जिसे रुद्रांश ने अपने हाथों में ले लिया। और फिर उसे बूढ़े आदमी को मुस्कुरा कर देखते हुए अभिवादन किया और फिर वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। वह भी जाने के लिए मुंडा ही था कि तभी उसे बूढ़े आदमी ने उसे आवाज लगाया, वैसे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? इसे सुन रुद्रांश थोड़ी देर के लिए रुका, फिर उसने पीछे मुड़कर उस बूढ़े आदमी की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए बोला, मेरा नाम रुद्र है। जिसे सुनकर बूढ़े आदमी ने बोला, रुद्र, बड़ा ही अच्छा नाम है। फिर उसने अपने जेब में से एक कले कार्ड निकालकर रुद्र की तरफ बढ़ते हुए बोला, रुद्र, क्योंकि तुमने मेरे दुकान से एक मूल्यवान वस्तु खरीदी है, इसलिए तुम ये रखो, यह महाबली नगर की एकमात्र नीलामी घर नीलम नीलामी घर में आने का न्योता है। आज से 2 महीने बाद नीलामी घर में एक बड़ी नीलामी का आयोजन होगा, अगर तुम चाहो तो उस नीलामी में आ सकते हो। जिसे सुनकर रुद्रांश भी मुस्कुराते हुए उसे कल कार्ड को अपनी जेब में रख लिया और फिर उसे बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम करते हुए बोला, इस कार्ड के लिए धन्यवाद दादाजी, अगर वक्त मिला तो मैं वहां जरूर आऊंगा। ये सुनकर बूढ़ा आदमी भी अपना सर हिलाया, फिर उसने अपना नाम बताते हुए बोला, अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो तुम मेरा नाम वहां पर बता देना। मेरा नाम है कालिंदी सिंह। जिसे सुनकर रुद्रांश उनका अभिवादन करते हुए अपना शहर हाँ में हिला दिया और बोला, इसके लिए धन्यवाद दादाजी। उसके बाद ध्रुव और रुद्रांश उस दुकान से चले गए। तो क्या होगा आगे, रुद्रांश क्या करेगा, उस हार का क्या सच में रुद्रांश जाएगा उस नीलामी में? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए रुद्रांश एक योद्धा का अगला भाग। रुद्रांश एक योद्धा एपिसोड 17, आग का बवंडर युद्ध तकनीक। पिछले भाग में रुद्रांश एक दुकान में जाता है जहां वह एक हार खरीदता है जिसमें ज्वाला मोती जड़ा हुआ था। उसके बाद उसको दुकानदार ने एक कलाकार दिया, जिसके बाद रुद्रांश और ध्रुव दुकान से चले गए। अब आगे रुद्रांश ने कालिंदी से वो काला कार्ड लिया और फिर दुकान से बाहर जाने लगा। इधर कालिंदी सिंह रुद्रांश और ध्रुव की तरफ देखते ही रहे जब तक वह दोनों दुकान से बाहर नहीं चले गए। उसके बाद कालिंदी सिंह अपने मन ही मन बोला, ये दोनों लड़के किसी साधारण परिवार से नहीं लगते हैं, जरूर यह कोई अमीर परिवार का लड़का है। इतना सोचकर उसने अपने मन ही मन आहें भरी और फिर वापस अपनी काम में लग गया। दूसरी तरफ उस दुकान से बाहर निकालकर रुद्रांश और ध्रुव अपने घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में ध्रुव ने रुद्रांश की तरफ देखकर एक मजाकिया लहजे में रुद्रांश को छेड़ते हुए बोला, रुद्रांश भाई, भाभी के लिए अपने इतनी महंगी तोहफा खरीद लिया, लगता है अब तो राजकुमारी आपसे खुश हो ही जाएगी। जब रुद्रांश ने ध्रुव की बात सुनी तो वो शर्म से पानी पानी हो गया। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। फिर उसने थोड़ा गुस्सा करते हुए ध्रुव से बोला, तुम ये क्या बोल रहे हो, वैसे मैंने ये राजकुमारी के लिए नहीं बल्कि मौ के लिए लिया है। राजकुमारी के पास तो ऐसी कई उपहार उनके कदमों के नीचे पड़े हुए होंगे, उनको इस हार की क्या जरूरत है। जब ध्रुव ने रुद्रांश की बातें सुनी तो उसने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। वो सच में सोच रहा था कि रुद्रांश राजकुमारी के लिए यह हार ले रहा है। पर फिर ध्रुव ने अपने आप को संभालते हुए रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, वैसे रुद्रांश भाई, आपको नहीं लगता यह हार कुछ ज्यादा ही महंगा है?
जिसे सुनकर रुद्रांश ध्रुव की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और फिर ध्रुव को देखते हुए बोला, तुम्हें ये किसने कहा कि यह हार महंगा है? अगर इस हार की बात करूं तो इसमें जो यह मोती लगा हुआ है, जिसके बारे में वो बूढ़ा दुकानदार जिसने इसको ज्वाला मोती कहा था, यह मोती कोई साधारण मोती नहीं है। कहा जा सकता है कि यह एक जादुई मोती है, क्योंकि यह कोई सजावट की वस्तु नहीं है, इससे और भी बहुत सी चीजें बनाई जा सकती है। ध्रुव ने रुद्रांश की तरफ देखकर उत्सुकता से पूछा, अगर ऐसा है तो इस मोती से क्या क्या बनाई जा सकती है, मुझे भी बताओ रुद्रांश भाई। जिस पर रुद्रांश बोला, तुम ये जो मोती देख रहे हो, ये सिर्फ किसी बर्फ तत्व से संबंधित रोगों पर ही उपयोगी नहीं है। इससे अगर कोई अग्नि तत्व से संबंधित योद्धा अवशोषित कर साधना करें, तो उसका साधना स्तर बढ़ाया जा सकता है। पर हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर कोई योद्धा इस मोती में अग्नि ऊर्जा को संघनित करके रखे तो यह मोती उस योद्धा के लिए एक सुरक्षा उपकरण के रूप में भी काम कर सकती है। इसी तरह रुद्रांश ने उस ज्वाला मोती के बारे में और भी बहुत सी बातें ध्रुव को बताया। दरअसल रुद्रांश को ये सभी बातें अपने पूर्वजों की यादों से मिली थी। जब ध्रुव ने रुद्रांश की बातें सुनी तो अवाक रह गया। उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि रुद्रांश के पास इस मोती के बारे में इतनी जानकारी होगी। उसको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह मोती इतनी दुर्लभ हो सकती है, और इसकी उपयोगिता इतनी सारी है। और यह कई महत्वपूर्ण जगह पर लोगों की जान भी बचा सकती है। जिसे सुनकर उसे अब यह महसूस हुआ कि इस हार की कीमत रुद्रांश ने जितनी लगाई थी उससे भी कई अधिक है। इसके बाद रुद्रांश की तरफ देखकर ध्रुव ने एक उत्साहित मुस्कान के साथ बोला, रुद्रांश भाई, तब तो आपने बिल्कुल सही किया इस हार को खरीद कर। वैसे क्या उस बूढ़े दुकानदार को इस मोती के बारे में इतना नहीं पता था? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आपके बताएं अनुसार इस मोती की कीमत जितना आपने उस दुकानदार को दिया था उससे भी कहीं अधिक है। इसे सुनकर रुद्रांश भी ध्रुव की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। फिर उसने बोला, तुम्हें क्या लगता है, उसे इस मोती के बारे में अगर पता होता तो वह सिर्फ 10 लाख सोने की सिक्कों में मुझे ये हार दे देता। तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन अगर कोई इस मोती के बारे में जान जाए कि यह हमारे पास है तो यहाँ पर इसे पाने के लिए खून की नदियां बह जाएंगी। इसलिए तुम्हें भी इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है, समझ गए? ध्रुव ने रुद्रांश की बात सुनकर खुशी में अपना सर हिला दिया और फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। जब रुद्रांश अपने घर तक पहुंचा तब तक शाम हो चुकी थी। फिर रुद्रांश खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह रुद्रांश जल्दी से उठकर तैयार हो गया और फिर गुरुकुल की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने ध्रुव से मिला जो कि गुरुकुल की तरफ ही जा रहा था। फिर दोनों साथ ही गुरुकुल में चले गए। ध्रुव रुद्रांश से बोल, रुद्रांश भाई, क्या हमें गुरुकुल का कोई युद्ध तकनीक चुनना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो पहले से ही नेतृत्व सम्राट की कब्र से मिली युद्ध तकनीकें हैं। हमें उसकी क्या जरूरत है? रुद्रांश ने ध्रुव की बात सुनकर बोला, ध्रुव, तुम्हें मैंने पहले भी बताया था कि हमें उस खबर के बारे में किसी को भी पता चलने नहीं देना है। इसलिए हमें अपनी तकनीक को भी छुपा कर रखना पड़ेगा। इस वजह से हमारे पास कोई तो ऐसी तकनीक चाहिए ना जो कि हम सबके सामने प्रयोग कर सकें। और ऐसी तकनीक हमें गुरुकुल के अलावा और कहाँ मिल सकता है? इसे सुनकर ध्रुव ने भी अपने सर पर हाथ मार दिया और फिर रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, अरे हाँ रुद्रांश भाई, मैं तो भूल ही गया था, हमें उस राज को राज ही रखना पड़ेगा। फिर दोनों लाइब्रेरी की तरफ चलने लगे। कुछ देर बाद ध्रुव और रुद्रांश लाइब्रेरी के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन दोनों ने देखा कि वहां सारे छात्र लाइब्रेरी के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं और अंदर जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्रुव और रुद्रांश ने देखा कि वहां पर एक कोने पर मयंक और उसके चमचे आपस में बात कर रहे थे और उनके कुछ ही दूरी पर कुछ लड़कियां बातें कर रही थी। आज वही दिन था जब सभी को युद्ध तकनीकें चुनने का मौका मिलने वाला था। भीड़ को देखकर रुद्रांश बोला, अरे यार, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है, बाद में जाएंगे। इस पर ध्रुव बोला, रुद्रांश भाई, आप चिंता क्यों करते हो, चलो हम चलते हैं, हमें कौन रोकेगा। इतना कहकर ध्रुव रुद्रांश को पकड़कर भीड़ के अंदर ले जाने लगा। इधर सभी छात्र लाइब्रेरी के बाहर खड़े होकर अंदर जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे और बातें कर रहे थे। कुछ समय बाद वहां पर एक आचार्य आए जो कि उस लाइब्रेरी के संरक्षक थे। उनका नाम त्रिनाथ था।
वो लाइब्रेरी के सामने आकर खड़े हो गए और सभी शिष्य को शांत करते हुए बोले, सभी छात्र शांत हो जाएं। जिसे सुनकर सभी शिष्य शांत हो गई और आचार्य त्रिनाथ की तरफ देखने लगे। जिसे देखकर आचार्य त्रिनाथ संतुष्टि में अपना सर हिला दिया और फिर सब की तरफ देखते हुए बोले, सभी छात्र, आज आप सभी को एक एक युद्ध तकनीक चुनने का मौका मिलेगा। इसलिए सभी लोग शांति से एक एक करके लाइब्रेरी में प्रवेश कर सकते हैं और अपनी क्षमता तथा मन मुताबिक कोई भी युद्ध तकनीक चुन सकते हैं। इसके बाद आपको लाइब्रेरी के अंदर आचार्य इंद्रेश के पास अपनी युद्ध तकनीक को ले जाना है और वहां पर उन युद्ध तकनीक को अपने नाम पर रजिस्टर करवाना है। इसके बाद उस युद्ध तकनीक को 3 महीने तक आप अपने पास रख सकते हैं और उसका अभ्यास कर सकते हैं, पर 3 महीने बाद आपको वह युद्ध तकनीक लाइब्रेरी को वापस करना पड़ेगा अगर कोई शिष्य उस युद्ध तकनीक को जमा नहीं कर पाता है या फिर वह युद्ध तकनीक खराब या नष्ट हो जाता है तो आपको गुरुकुल की तरफ से सजा मिल सकती है। इसलिए सजग रहे और अपनी युद्ध तकनीक को ध्यान से चुने। इतना कहकर आचार्य त्रिनाथ सभी छात्रों की तरफ देखने लगे। इधर दूसरी तरफ सभी शिष्य आपस में बातें करने लगे। सब लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी युद्ध तकनीकें होंगी और वे सब कौन सी युद्ध तकनीकें चुनेंगे, वह सब आपस में चर्चा कर रहे थे। जब आचार्य ने सभी शिष्यों की उत्सुकता देखी तो वह अपना सर हिलाने के सिवा और कुछ नहीं कर पाए। फिर उन्होंने सबको देखते हुए बोला, सभी शिष्य कृपया शांत हो जाएं। फिर उन्होंने लाइब्रेरी के सामने खड़े होकर सभी से बोला, अब एक एक करके सभी लाइब्रेरी के अंदर जाएं। इसे सुनकर सभी शिष्य एक एक करके लाइब्रेरी के अंदर चले गए। कुछ समय बाद रुद्रांश और ध्रुव भी लाइब्रेरी के अंदर चले गए। जब रुद्रांश और ध्रुव अंदर गए तब उनको लाइब्रेरी के आंतरिक भाग में ले जाया गया। दरअसल इससे पहले जब भी कोई तीसरी वर्ष का शिष्य इस लाइब्रेरी में आता था तो उस शिष्य को आंतरिक भाग में जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि आंतरिक भाग में पहले स्तर से लेकर तीसरे स्तर तक के युद्ध तकनीकें रखी गई थी और वह सब सिर्फ वही छात्रों को दिया जाता था जो कि 3 वर्ष तक गुरुकुल में अभ्यास कर चुके होते थे। जब रुद्रांश और ध्रुव आंतरिक भाग में गए तब उनको पता चला कि उनको एक परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा अपनी मनपसंद की युद्ध तकनीक पाने के लिए। दरअसल आंतरिक भाग में 3 स्तर के कमरे बने हुए थे जो कि एक के अंदर जाने के बाद ही दूसरे के अंदर जाना संभव होता था। पहले स्तर के कमरे में प्रथम स्तर के युद्ध तकनीक रखे गए थे, दूसरे स्तर के कमरे में दूसरे स्तर के युद्ध तकनीक और तीसरे स्तर के कमरे में तीसरे स्तर की तकनीक रखी गई थी। उन कमरों में प्रवेश करने के लिए भी एक परीक्षा होती थी और वह खुद उस कमरे में होती थी। अगर कोई योद्धा उन कमरे में जाना चाहता है तो उस योद्धा को उन कमरों का गुरुत्वाकर्षण को झेलना पड़ता था। पहले कमरे में गुरुत्वाकर्षण सबसे कम होता था, दूसरे स्तर में पहले स्तर के मुकाबले ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता था और तीसरे स्तर में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण होता था। अगर कोई योद्धा अपने मन मुताबिक युद्ध तकनीक चुना चाहता है तो उसे उस कमरे का दबाव सहते हुए उस युद्ध तकनीक के पास जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद एक पारदर्शी अवरोध के पीछे स्थित उस युद्ध तकनीक को निकालना पड़ेगा और उसे निकालने के लिए उस योद्धा को उन पारदर्शी अवरोधों को तोड़ना पड़ेगा। यही है तकनीक चुनने का परीक्षा। जैसे रुद्रांश, ध्रुव और बाकी सब आंतरिक भाग के सामने पहुंचे तब वहां पर खड़ा हुआ एक गार्ड उन्हें देखकर अंदर जाने का इशारा करने लगा। इसे देखकर एक एक करके सभी छात्र उसके अंदर चले गए। कुछ देर बाद ध्रुव और रुद्रांश भी उसके अंदर चले गए। जब वह दोनों अंदर गए तब उनको महसूस हुआ कि एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल उनको महसूस हुआ। इसे महसूस कर रुद्रांश भी थोड़ा अजीब महसूस करने लगा, पर क्योंकि उसका युद्ध स्तर बढ़ चुका था इसलिए उसके शरीर पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने देखा कि सभी शिष्य उस कमरे के चारों तरफ घूम घूम कर अपने मुताबिक युद्ध तकनीक को देख रहे थे और उनमें से कुछ युद्ध तकनीक को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तो युद्ध तकनीक को बाहर भी निकल चुके थे, जिसे देखकर दोनों ने अपना सर हिला दिया। फिर उसने और ध्रुव ने आगे बढ़ते हुए दूसरे कमरे पर पहुंच गए। जब वे दूसरे कमरे में पहुंचे तब उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि जहां पर पहले कमरे में 200 से 300 शिष्य थे वहीं दूसरे कमरे में सिर्फ 30 से 40 शिष्य ही प्रवेश कर पाए थे। इसे देखकर ही पता चलता है कि दूसरे कमरे का गुरुत्वाकर्षण बल कितना अधिक होता है। इश्क में पहले कमरे से बहुत ही कम युद्ध तकनीकें रखी गई थी। यहाँ पर भी कुछ शिष्य युद्ध
कनीक निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसे देखकर रुद्रांश और ध्रुव ने वहां पर ज्यादा देर नहीं रुके और फिर आगे बढ़ने लगे और तीसरे कमरे में अपना कदम रखा। जब रुद्रांश और ध्रुव ने तीसरे कमरे में कदम रखा तो उनके शरीर पर पिछले कमरे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल महसूस हुआ, जो कि दूसरे कमरे से कम 4 गुना ज्यादा मजबूत था। जिसे महसूस कर ध्रुव रुद्रांश से बोला, भाई यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, हमें जल्दी से युद्ध तकनीक चुनना चाहिए। जिसे सुनकर रुद्रांश भी अपने सर को हिला दिया और फिर दोनों तीसरे कमरे के एक दीवार की तरफ जाने लगे। यहाँ पर 5 जगह पर 5 युद्ध तकनीक है रखी हुई थी, जिसको रुद्रांश और ध्रुव दोनों ही गौर से देखने लगे। इन सभी युद्ध तकनीकों के बाहर उस तकनीक के बारे में कुछ बातें बताई गई थी। इसमें तकनीक की ताकत और उसके तत्व और उनको सीखने के लिए आवश्यक तथ्य बताई गई थी। वो अभी सब देख रहे थे कि तभी उनको पीछे से एक कड़वी आवाज सुनाई दिया। आवे रुद्रांश, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ तक पहुंचा कैसे? तेरे लिए यहाँ कोई भी युद्ध तकनीक नहीं है, यहाँ से जल्दी से बाहर निकाल। जिसे सुनकर रुद्रांश और ध्रुव दोनों ही पीछे मुड़ गए और आवाज की तरफ देखने लगे। दोनों ने देखा कि मयंक कितना गुस्से में रुद्रांश को देख रहा था। दरअसल मयंक रुद्रांश को देखकर आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि यहाँ पर वह खुद भी ठीक से नहीं रह पा रहा था। पर रुद्रांश यहाँ पर बहुत ध्यान से खड़ा था। मयंक की बातें सुनकर ध्रुव थोड़ा गुस्सा हो गया और गुस्से में उसकी तरफ उसे करने के लिए बढ़ने ही वाला था कि तभी रुद्रांश ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसको शांत रहने का इशारा किया। फिर रुद्रांश मयंक के तरफ देखते हुए बोला, मयंक, क्या तुम्हें उस दिन का मुकाबला याद नहीं है? क्या तुम अभी यहाँ पर भी मुकाबला करना चाहते हो? जिस पर मयंक बोला, तुम्हारा भाग्य अच्छा था, इसी वजह से कल तुम मुकाबला जीत गए। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास इतना ताकत है कि तुम मुझे हरा सकते हो? जिसे सुनकर रुद्रांश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने मयंक की तरफ देखकर अपनी ऊर्जा को बाहर निकलते हुए मयंक की तरफ बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हुए रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, ओह अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो यहीं पर मुकाबला कर लेते हैं। फिर पता चल जाएगा कि कल मैंने किस्मत से मुकाबला जीती थी या फिर ताकत से जीती थी। इतना कहकर वह मैं आपकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। इधर पहले तो मयंक रुद्रांश को हैरानी से देख रहा था और धीरे धीरे उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट भी आ गई थी। पर फिर जब रुद्रांश मयंक के पास तक पहुंच गया तब उसकी ऊर्जा को देखकर मयंक की आंखें बड़ी बड़ी होगी और उसके चेहरे पर डर, आश्चर्य, सदमे का मिश्रित भाव आ गया। फिर उसने इस भाव के साथ मद्रास की तरफ देखकर हकलाते हुई बोला, असंभव, ये कैसे हो सकता है? क क्या तुम्हारे युद्ध स्तर 7वें पड़ाव तक पहुंच गया है? इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम तो मुझसे लड़ना चाहते थे ना, तो चलो अब लाडो मुझे। ये सुनकर मयंक का चेहरा पीला पड़ गया। फिर उसने डरते हुए रुद्रांश को देखते हुए बोला, देखो रुद्रांश, हम यहाँ पर लड़ाई नहीं कर सकते, ये कोई लड़ाई का मैदान नहीं है। हम यहाँ तकनीकें चुनने आए हैं, इसलिए कुछ देर के लिए दुश्मनी भूल जाते हैं, ठीक है? दरअसल मयंक का युद्ध स्तर पिछले दिन 7वें पड़ाव पर पहुंच गया था, इसलिए वह रुद्रांश से लड़ने की पेशकश कर रहा था। पर अब जब रुद्रांश का युद्ध स्तर उससे भी ज्यादा बढ़ गया है तो वो उससे डर गया। और वैसे भी अभी मयंक किसी लड़ाई की हालत में नहीं था, क्योंकि उसको तीसरी स्तर के कमरे का गुरुत्वाकर्षण सहन नहीं हो रहा था। इसलिए भी वह रुद्रांश से लड़ना नहीं चाहता था। इधर मयंक की बातें सुनकर भी रुद्रांश ने अपनी ऊर्जा वापस नहीं लिया। मयंक की तरफ आगे बढ़ता रहा। वह भी आगे बढ़ी ही रहा था कि तभी कमरे का दरवाजे से एक सुंदर सी लड़की अंदर आने लगी, जिसे देखकर रुद्रांश उसको देखता ही रह गया। वह ये भी भूल गया कि वह मयंक को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। दरअसल जो लड़की अभी अभी तीसरे कमरे में आई थी वह कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी शिवांगी थी, जो कि नीले पोशाक में बिल्कुल स्वर्ग से उतरी परी की तरह दिख रही थी। जब माँ ने देखा कि रुद्रांश का ध्यान उसकी तरफ नहीं है तो उसको थोड़ी राहत मिली, और फिर उसने जब अपने पीछे देखा तो उसको बहुत तेज गुस्सा है। पर उसने अपने दांत पीसते हुए शांत ही रखना चुना।
इधर जब राजकुमारी तीसरे कमरे में घर आई तब उन्होंने भी रुद्रांश और मयंक के बीच का तनाव महसूस हुआ। इसे महसूस कर उनका ध्यान भी रुद्रांश की युद्ध ऊर्जा पर गया जो कि 7वें पड़ाव की लग रही थी। इसे देखकर राजकुमारी भी आश्चर्यचकित हो गई और रुद्रांश की तरफ एकटक देखते ही रह गई। कुछ समय ऐसे ही रुद्रांश को देखते रहने के बाद उनको होश आया। फिर उन्होंने रुद्रांश की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम्हारे युद्ध स्तर 7वें पड़ाव तक पहुंच गया है? इतना कहकर वो रुद्रांश को ध्यान से देखने लगी, पर उसने देखा कि रुद्रांश एकटक उसको ही देख रहा था, जिससे वह थोड़ा और असहज महसूस करने लगी। इधर मयंक अभी तक राजकुमारी को एकटक बिना पलके झपकाए देखे जा रहा था। जब ध्रुव ने राजकुमारी को असहज महसूस करते हुए देखा तो वह भी रुद्रांश की तरफ देखने लगा। रुद्रांश को राजकुमारी की तरफ एकटक देखा हुआ देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने मुस्कुराते हुए रुद्रांश की तरह देखा और फिर उसके पास जाकर उसके कानों में धीरे से बोला, क्या देख रहे हो रुद्रांश भाई? भाभी आज बहुत सुंदर दिख रही है ना? इधर रुद्रांश ने जैसे यह बात सुन रहा हो, उसने बिना हिस में आई ही राजकुमारी की तरफ देखते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। पर तभी उसको यह महसूस हुआ कि उसने कुछ गलत कर दिया है, जिसे महसूस कर फिर अपना सर ना में हिलाते हुए ध्रुव को देखा, जो कि उसी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। इसे देखकर रुद्रांश ध्रुव की तरफ गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए घुरा। जब ध्रुव ने रुद्रांश का गुस्से वाला चेहरा देखा तो उसने मुस्कुराते हुए राजकुमारी की तरफ देखने का इशारा किया। जब रुद्राक्ष ने ध्रुव का ऐसा समय देते हुए राजकुमारी की तरफ देखा तो वह थोड़ा हड़बड़ा गया। तब उसको इस बात का एहसास हुआ कि राजकुमारी ने उससे कुछ पूछा है, पर क्या पूछा है हम उसको याद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वह थोड़ा शर्मिंदा हो गया। इसी समय वह थोड़ा शर्मिंदा होते हुए राजकुमारी की तरफ देखकर थोड़ा उनसे पूछा, माफ कीजिए राजकुमारी, क्या आपने मुझे कुछ पूछा था? इधर जब राजकुमारी ने रुद्रांश की बातें सुनी तो उसने भी यह महसूस किया कि रुद्रांश का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था। इसकी वजह से वो भी थोड़ा असहज हो गई, पर फिर उन्होंने रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, मैंने तुमसे पूछा क्या तुम्हारा युद्ध स्तर 7वें पड़ाव तक पहुंच गया है? इसे सुनकर रुद्रांश ने अपना सर हिलाते हुए अपनी राजामंदी दिया, जिससे राजकुमारी आश्चर्यचकित हो गई। फिर उन्होंने पूछा, पर यह कैसे हुआ, क्या तुम मुझे भी बताओगे? इसे सुनकर रुद्रांश बोला, राजकुमारी यह बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो हम युद्ध तकनीक चुने चलते हैं। जिस पर राजकुमारी भी अपना सर हाँ में हिला दिया। इधर दोनों की बातें सुनकर मयंक अपने दांत ही पीसता रहा और अपनी मुट्ठियां भेजकर मन ही मन बोला, अगर मुझे मौका मिलना तो तुझे मैं जरूर मार दूंगा। पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि यह बात रुद्रांश के सामने बोल सके। इसके बाद सभी लोग चारों तकनीक के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। वहां पर 5 तीसरे स्तर की युद्ध तकनीकें रखी गई थी, जो कि अलग अलग तरह की तकनीकें थी, जिनका नाम सर्प तीर वर्षा युद्ध तकनीक, जंगली भेड़िया का हमला युद्ध तकनीक, काले हथौड़े का हमला युद्ध तकनीक, अग्नि बवंडर युद्ध तकनीक और आखिरी युद्ध तकनीक का नाम आत्म जल की ढालल युद्ध तकनीक था। राजकुमारी ने अपने लिए सर्प तीर वर्षा युद्ध तकनीक चुना क्योंकि यह युद्ध तकनीक तीरंदाजी के लिए उपयुक्त है, और क्योंकि राजकुमारी तीरंदाजी में बहुत अच्छी थी इसलिए उन्होंने ये युद्ध तकनीक चुना। मयंक ने अपनी भेड़िए की युद्ध आत्मा की वजह से जंगली भेड़िया का हमला युद्ध तकनीक को चुना, और ध्रुव ने काले हथौड़े का हमला युद्ध तकनीक चुना। पर रुद्रांश अभी तक कोई भी युद्ध तकनीक नहीं चुन पाया था। वह सोच रहा था कि इन दोनों युद्ध तकनीक में कौन सी युद्ध तकनीक उसे चुनना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तकनीक उसके लिए उपयुक्त थे। आग का बवंडर युद्ध तकनीक उसके लिए सबसे अच्छी थी क्योंकि उसमें आग तत्व को मिलाकर एक हमला किया जा सकता है। पर साथ में आत्म जल की ढाल युद्ध तकनीक भी अच्छी थी क्योंकि इसमें योद्धा के सामने एक पानी का ढाल बनाया जा सकता था, जो कि किसी भी हमले को रोक सकती थी, और अगर उसे रोक ना पाए तो उसे इतना कमजोर कर सकती थी कि उसे सामने की क्षमता कम से कम जाती हो जाती। ऐसे ही कुछ समय तक विचार करने का रुद्रांश ने आग का बवंडर तकनीक को चुना। जब मयंक ने देखा कि रुद्रांश ने कौन सी युद्ध तकनीक चुना तब उसने मन ही मन बोला, इसने तो गुरुकुल की सबसे खतरनाक युद्ध तकनीक आग का बवंडर युद्ध तकनीक को है।
इस युद्ध तकनीक को गुरुकुल के इतिहास में सिर्फ 5 लोग ही सीख सके हैं, क्योंकि इसमें योद्धा की शरीर में स्थित अग्नि को नियंत्रित करके आग का बवंडर बनाया जाता है, जिससे योद्धा के शरीर में स्थित अग्नि तत्व असंतुलित भी हो जाता है। क्योंकि इस युद्ध तकनीक में बहुत सी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है और अगर कोई योद्धा अपने शरीर में अपने अग्नि तत्व को नियंत्रित न कर पाए तो इससे उसकी जान जा सकता है। ये सब जानते हुए भी मयंक ने रुद्रांश से कुछ नहीं कहा। इधर राजकुमारी भी रुद्रांश को उस युद्ध तकनीक को की चुनता हुआ देखकर उसकी तरफ आते हुए बोली, रुद्रांश तुम इस युद्ध तकनीक को मत चुनो। जिसे सुनकर रुद्रांश आश्चर्यचकित हो गया। फिर राजकुमारी देखकर बोला, पर ऐसा क्यों राजकुमारी? जिस पर राजकुमारी उसकी तरफ देखते हुए बोली, भले ही तुम्हारे पास अग्नि तत्व का युद्ध आत्मा है, पर इस तकनीक को बहुत ही कम लोग आज तक सीख पाए हैं और बहुत से तो इसकी वजह से अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। इधर जब रुद्रांश ने यह बात सुनी तो वह भी आश्चर्यचकित हो गया। क्या होगा आगे, क्या सच्चाई है रुद्रांश के चुने हुए तकनीक का? राजकुमारी के समझाने के बाद क्या रुद्रांश अभी भी उस युद्ध तकनीक को चुनेगा? जानने के लिए देखते रहिए रुद्रांश एक योद्धा। एपिसोड 18 शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता। पिछले भाग में रुद्रांश ने गुरुकुल का सबसे खतरनाक और ताकतवर युद्ध तकनीक को अपने अभ्यास के लिए चुना था, पर राजकुमारी ने रुद्रांश को उस तकनीक को ना चुनने का सलाह दिया। अब आगे जब रुद्रांश ने राजकुमारी की बात सुनी तब उसने मन ही मन सोचा, क्या ये युद्ध तकनीक इतनी खतरनाक है कि इसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दिया है। इधर राजकुमारी रुद्रांश को इसके बारे में सोचता हुआ देखकर थोड़े चिंतित लग रही थी, क्योंकि वह एक कुलीन परिवार से संबंधित थी, इसलिए वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह युद्ध तकनीक कितनी खतरनाक है। और पूरे शक्तिनगर राज्य में बहुत से ऐसे योद्धा नहीं है जो इस युद्ध तकनीक को सीख पाए हैं। जब ध्रुव ने भी इस तकनीक के बारे में सुना तो खुद को रुद्रांश के बारे में चिंतित होने से नहीं रोक पाया। कुछ समय मन ही मन सोचने के बाद रुद्रांश ने राजकुमारी की तरफ देखकर बोला, राजकुमारी भले ही ये तकनीक चाहे जितना भी खतरनाक क्यों ना हो, पर मैं यही इस तकनीक को ही चुनूंगा। जब राजकुमारी ने रुद्रांश की बात सुनी तो वह और भी ज्यादा चिंतित हो गई और फिर रुद्रांश को समझाने की कोशिश करने लगी, रुद्रांश तुम क्यों अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो? तुम चाहो तो मेरी युद्ध तकनीक ले लो, पर यह तकनीक मत चुनो। रुद्रांश ने जब राजकुमारी की बात सुनी तब उसको अंदर से ही खुशी महसूस हुई, क्योंकि राजकुमारी का उसके लिए इतना चिंता करना ये दर्शाता है कि राजकुमारी के दिल में उसके लिए कोई ना कोई छोटी सी जगह तो जरूर है। फिर वह राजकुमारी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमारी भूलिए मत, हम योद्धा हैं, और अगर कोई योद्धा मरने से डर जाए तो वह किस बात का योद्धा है? हम अगर ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजरेंगे तो फिर हम अपने आप को ताकतवर कैसे बनाएंगे? और एक बात तो आप भूल ही गई राजकुमारी जी, अक्सर जो लोग जितनी जोखिम लेते हैं उसके बाद उनको उतना ही फायदा भी मिल सकता है। जब राजकुमारी ने रुद्रांश की बात सुनी तो वह कुछ बोलना चाहती थी पर कुछ बोल ही नहीं पाए, उनके दिमाग में कोई शब्द ही नहीं आ रहा था इसको झुठलाने के लिए, क्योंकि रुद्रांश ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सही था। इधर मयंक ने जब रुद्रांश को राजकुमारी की बात ना मानते हुए देखा तो वह मन ही मन खुश हो गया। वह सोच रहा था कि रुद्रांश उस युद्ध तकनीक को सीखने की कोशिश करे और इसकी वजह से खुद को घायल कर ले या फिर मर ही जाए तो अच्छा है। इधर ध्रुव भी थोड़ा चिंतित लग रहा था पर वह रुद्रांश को मना नहीं कर सकता था। इसके बाद रुद्रांश ने वह युद्ध तकनीक अपने हाथों में पकड़ा और फिर कमरे से बाहर जाने लगा। इधर राजकुमारी भी रुद्रांश को जाते देखकर अपने मन में आहें भरने लगी और फिर मयंक और ध्रुव के साथ रुद्रांश के पीछे पीछे चली गई। जब रुद्रांश उन आंतरिक कमरों से बाहर निकलकर सीधे आचार्य इंद्रेश के पास चला गया, जहां पर वह एक मेज के पास बैठकर सभी छात्र और उनके युद्ध तकनीकों का पंजीकरण कर रहे थे। कुछ समय बाद रुद्रांश भी अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच गया। रुद्रांश ने आचार्य इंद्रेश को प्रणाम करते हुए अपनी युद्ध तकनीक को उनके सामने रख दिया और फिर उनसे बोला, आचार्य इंद्रेश यह मेरी युद्ध तकनीक है, आप कृपया इसका पंजीकरण कर दें।
इधर आचार्य इंद्रेश ने एक बार रुद्रांश की तरफ देखा और फिर अपना सर हिलाया, और फिर उन्होंने रुद्रांश के दिए हुए युद्ध तकनीक को जैसे ही उन्होंने देखा तो वह चकित होने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने फिर अविश्वास में अपनी आंखों को रगड़कर उस युद्ध तकनीक को फिर से निरीक्षण करने लगा। जब उसने पाया कि अब भी वह उस तकनीक जिसका नाम आग का बवंडर युद्ध तकनीक है, तब उसने गौर से रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, रुद्रांश क्या सच में तुमने इस युद्ध तकनीक को सीखने का सोचा है? जाहिर सी बात है आचार्य इंद्रेश को इस युद्ध तकनीक के बारे में सब कुछ पता था, ये भी पता था कि यह तकनीक कितने खतरनाक है। और वो ये सब जानकर अपने गुरुकुल के किसी शिष्य को अपनी जान गंवाते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रुद्रांश से फिर से पूछा। इधर जब रुद्रांश ने आचार्य इंद्रेश की बात सुनता है तो वो अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर उनसे बोला, जी आचार्य आपने बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यही युद्ध तकनीक मैंने चुनी है। जब आचार्य इंद्रेश ने रुद्रांश की बात सुनी, तब उन्होंने रुद्रांश को समझाते हुए बोले, देखो रुद्रांश, मैंने तुम्हारा प्रतिभा देखा है, इसलिए कह रहा हूँ, ये तकनीक मत चुनो। तुम जानते नहीं हो ये युद्ध तकनीक कितनी खतरनाक है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि पूरे गुरुकुल के इतिहास में केवल 5 ही ऐसे योद्धा हुए हैं जो इस युद्ध तकनीक को सीख पाए हैं। और जो आखिरी योद्धा इस युद्ध तकनीक को पूरा सीख पाया था वह भी आज से 100 साल पहले हुआ करता था। जब रुद्रांश ने ये सुना तो वह थोड़ा चकित हो गया, पर फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए आचार्य इंद्रेश की तरफ देखकर बोला, आचार्य मैं फिर भी यह युद्ध तकनीक चुना चाहता हूँ। जब आचार्य इंद्रेश ने उसकी बात सुनी तो उन्होंने रुद्रांश को चेतावनी देते हुए बोले, रुद्रांश अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं तुम्हें ये तकनीक दे दूंगा, पर इस बात का ध्यान रखना कि अगर इस युद्ध तकनीक की वजह से तुम्हारी जान पर बन आए तो तुम इस युद्ध तकनीक को सीखना बंद कर देना। जब रुद्रांश ने आचार्य इंद्रेश की बात सुनी तो उसने सहमति में अपना कर खिला दिया और उसने बोला, जी आचार्य आप चिंता ना करें, मैं उतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि एक युद्ध तकनीक की वजह से अपनी जान गंवा दूं, इसलिए आप चिंतित ना हो। जब आचार्य इंद्रेश ने रुद्रांश की बात सुनी तब वह भी थोड़ा शांत हो गए, और फिर उन्होंने रुद्रांश के नाम के साथ उस तकनीक का नाम भी पंजीकृत कर लिया। इसके बाद फिर राजकुमारी, ध्रुव और मयंक ने भी अपने अपने युद्ध तकनीक पंजीकृत कर लिया। इसके बाद वह सभी लाइब्रेरी से बाहर आ गए। जब रुद्रांश और ध्रुव दोनों लाइब्रेरी से बाहर आ गए तो उन्होंने यह फैसला किया कि वह दोनों अपने घर पर जाएंगे और अपने अपने युद्ध तकनीक को सीखने की कोशिश करेंगे। इतना सोचकर दोनों लाइब्रेरी से बाहर आ गए और फिर अपने घर की तरफ जाने के लिए और तैयार हो गए। वे अभी वहां से निकलते कि तभी उनको पीछे से एक मीठी आवाज सुनाई दिया, रुद्रांश जरा रुको। जिसे सुनकर रुद्रांश और ध्रुव दोनों रुक गए और फिर रुद्रांश पीछे मुड़कर देखा तो वहां राजकुमारी उसकी तरफ आ रही थी और उसको बुला रही थी। जब रुद्रांश ने राजकुमारी को इधर आते हुए देखा तो वह मन ही मन सोचने लगा, राजकुमारी मेरी तरफ क्यों आ रही है? कौन सी ऐसी बात हो सकता है कि वह अभी यहाँ आ रही है? इधर राजकुमारी चलते हुए रुद्रांश और ध्रुव के पास आ जाती हैं और फिर दोनों से बोलती हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर ध्रुव बोलता है, राजकुमारी हम दोनों अपने अपने घर जा रहे हैं और फिर वहां पर अपनी युद्ध तकनीक का अभ्यास करने वाले हैं। जिसे सुनकर राजकुमारी बोली, ओह अच्छा, पर अगर तुम दोनों इस युद्ध तकनीक को अभ्यास करना चाहते हो तो अपने घर में इसका अभ्यास नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपने घर को इसकी ऊर्जा से खत्म कर दोगे। क्योंकि यह युद्ध तकनीक तीसरे स्तर का है, इसलिए इन युद्ध तकनीक का हमला बहुत ही क्षतिकारक होता है। जब रुद्रांश और ध्रुव ने यह बात सुनी तो वह दोनों में सोच में पड़ गए। रुद्रांश बोला, बात तो आपने सही बोला है, इस युद्ध तकनीक की ताकत बहुत ही ज्यादा है। इसे हम घर में अभ्यास नहीं कर सकते हैं, हमें किसी जंगल में ही जाना चाहिए। जिस पर ध्रुव बोला, ठीक है रुद्रांश भाई, हम जंगल में ही इसका अभ्यास करने जाएंगे। अभी वह सब इसके बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक लड़का आते हुए विनम्रता से बोला, राजकुमारी प्रधानाचार्य भीष्म का यह आदेश है कि जो भी शिष्य गुरुकुल के तीसरे स्तर के युद्ध तकनीकों को लाइब्रेरी से सीखने के लिए चुने हैं, वे सभी अभी के अभी उसके कार्यालय में उपस्थित हों।
जब रुद्रांश, राजकुमारी और ध्रुव ने उस लड़के की बात सुनी तो वह सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर ध्रुव बोला, रुद्रांश भाई, अभी आचार्य हमें क्यों बुला रहे हैं? इसे सुनकर रुद्रांश ने अपने कंधे उचका दिए। इधर राजकुमारी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने रुद्रांश और ध्रुव की तरफ देखते हो बोली, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम वहां पर पहुंचेंगे। जब रुद्रांश और ध्रुव ने राजकुमारी की बात सुनी तो उन्होंने भी अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसके बाद रुद्रांश बोला, तो फिर चलो चलते हैं। इसे सुनकर राजकुमारी और ध्रुव भी सहमत हो गए। उसके बाद तीनों आचार्य भीष्म के कार्यालय की तरफ जाने लगे। कुछ समय बाद ध्रुव और राजकुमारी तीनों आचार्य भीष्म के कार्यालय के बाहर पहुंच गए थे। जब वे वहां पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उनके साथ एक और शिष्य था। वह कोई और नहीं बल्कि मयंक ही था, जो कि आचार्य भीष्म के आदेश मिलते ही वहां पर पहुंच गया था। कुछ समय बाद अंदर से आचार्य भीष्म की आवाज आई, सभी लोग अंदर आ जाओ। इसे सुनकर सभी आचार्य भीष्म के कार्यालय के अंदर चले गए। जब वे सब वहां पर पहुंचे तब आचार्य ने उनकी तरफ देखते हुए गंभीरता से बोले, शिवांगी, मयंक, रुद्रांश और ध्रुव, मुझे पता चला है कि तुम चारों ने लाइब्रेरी में से तीसरे स्तर की युद्ध तकनीकें चुनी हैं। जिस पर सभी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। जिसे देखकर आचार्य भीष्म ने बोला, बहुत अच्छे, तुम्हें पता है, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सप्तगिरी गुरुकुल में एक साथ चार शिष्यों ने तीसरे स्तर की युद्ध तकनीकों का चुनाव किया हो। जिसे सुनकर सभी अवाक रह गए, क्योंकि उनको भी यह सब पता नहीं था। जब आचार्य भीष्म ने देखा कि सभी थोड़ा आश्चर्यचकित है, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, इतना भी आश्चर्यचकित मत हो, ये तो कभी ना कभी होना ही था। ये कहने के बाद वह थोड़ा गंभीर हो गए। फिर उन्होंने रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोले, रुद्रांश, मैंने सुना है तुमने आग का बवंडर युद्ध तकनीक को अपने लिए चुना है। जिस पर रुद्रांश ने अपना सर हाँ में हिला दिया। जिसे देखकर आचार्य भीष्म ने गंभीरता से बोला, रुद्रांश, क्या तुम्हें पता है कि यह युद्ध तकनीक कितनी खतरनाक है? ये तकनीक हो सकता है कि तुम्हें अपंग बना दे या फिर इससे तुम्हारे जान को भी खतरा हो सकता है। जिसे सुनकर रुद्रांश ने सहमति में अपना सर हिलाते हुए बोला, जी आचार्य, मुझे पता है, पर मैं फिर भी इस युद्ध तकनीक को आजमाना चाहता हूँ। जब आचार्य भीष्म ने रुद्रांश की बात सुनी तब वह भी अपने मन ही मन आंखें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर उन्होंने रुद्रांश की तरफ देखते हुए गंभीरता से बोले, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, पर यह बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हें इस युद्ध तकनीक से कोई खतरा महसूस हो तो इस युद्ध तकनीक को सीखने की ज्यादा कोशिश मत करना। जिसे सुनकर रुद्रांश ने अपना सर हिलाते हुए रजामंदी जताई और फिर बोला, जी आचार्य, मैं ध्यान रखूंगा। आचार्य भीष्म ने जब रुद्रांश की बात सुनी तब उन्होंने एक राहत की सांस ली। फिर उन सब की तरफ देखा और सबसे बोले, क्या आप सभी को ये पता है कि मैंने आपके यहाँ क्यों बुलाया है? जिस पर सभी ने अपना सर नाम में हिला दिया। जिसे देखकर आचार्य भीष्म ने आगे बोलना जारी रखा, यहाँ आप सभी को बुलाने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वजह है और वह वजह है शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता। जब सबने उस प्रतियोगिता का नाम सुना तो उनके चेहरे पर हैरानी आ गई। शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता ये पूरी शक्तिनगर राज्य में 5 साल में एक बार होने वाला एक महान प्रतियोगिता होती है। इसमें प्रतियोगिता में पूरे शक्तिनगर राज्य के सभी उत्कृष्ट प्रतिभा भाग लेते हैं। इस प्रतियोगिता में पूरे शक्तिनगर राज्य के योद्धाओं के बीच एक प्रतियोगिता कराई जाती है जहां पर शीर्ष 10 प्रतियोगी को चुना जाता है, जो कि हर 6 साल में होने वाली 17 राज्यों की लड़ाई में जाने का मौका पाते हैं। शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता केवल 17 राज्यों की लड़ाई में जाने का एक मौका ही नहीं देता, बल्कि इस प्रतियोगिता के जरिए शक्तिनगर राज्यों में उत्कृष्ट प्रतिभा को भी चुना जाता है, जो कि भविष्य में शक्तिनगर राज्य में उच्च पद पर हसीन हो सकते हैं और उनको इन सब के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। आचार्य भीष्म ने जब उन सभी की प्रतिक्रिया देखी तो वो मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने उन सभी की तरफ देखकर बोले, आप सभी को देखकर ऐसा लगता है कि आप सभी को इस प्रतियोगिता के बारे में बहुत कुछ पता है। जिस पर उन चारों ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उन सभी को सहमत होता हुआ देखकर आचार्य भीष्म आगे बोला, क्योंकि आप सभी को पता है कि यह प्रतियोगिता कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी कड़ी मेहनत करें और इन तीसरे स्तर के युद्ध तकनीक को अच्छी तरह से अभ्यास करें।
अगर आप चाहते हैं कि उस प्रतियोगिता में आपका नाम बने तो आपको बहुत ही ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप इस प्रतियोगिता के बारे में जानते होंगे तो आपको ये बात भी पता होगा कि इस प्रतियोगिता में 15 साल से कम उम्र वाले योद्धाओं को ही भाग लेने की अनुमति है। और क्योंकि आप सभी 15 साल से कम की उम्र के हैं तो आपके पास एक मौका है अपना नाम बनाने के लिए। इसलिए मेरी यह ख्वाहिश है कि आप सभी इन युद्ध तकनीक को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। इसे सुनकर सभी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। जिसके बाद ध्रुव ने उत्सुकता बस आचार्य से पूछा, पर आचार्य ये प्रतियोगिता कब है? और हमारे पास कितना समय है इस युद्ध तकनीक को सीखने के लिए? जिस पर आचार्य भीष्म बोले, आज से ठीक है 2 साल बाद ये प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा। इसका मतलब आपको इन सालों में इन युद्ध तकनीकों को पूरी तरह से सीखना होगा। और क्योंकि आप सभी ने तीसरे स्तर की तकनीक को चुना है, इसलिए आपको बता दूं कि आप सभी साधारण मनुष्य स्तर में इन तकनीकों को सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि किसी भी मनुष्य स्तर के योद्धा का शरीर तीसरे स्तर के युद्ध तकनीक को सहन नहीं कर सकता है। इसलिए आप सभी को सबसे पहले अपना युद्ध स्तर बढ़ना होगा, इसके बाद ही आप इस युद्ध को सीख सकेंगे। जब रुद्रांश और ध्रुव ने आचार्य भीष्म की बातें सुनो तो उनको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने तो पहले से ही तीसरे स्तर की युद्ध तकनीक को सीखा हुआ था, जो भी उन्होंने नेत्र सम्राट के समाधि से प्राप्त किया था। ये सोचकर रुद्रांश और ध्रुव असमंजस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रुद्रांश ने अपने मन में सोचा, क्या आचार्य भीष्म सही बोल रहे हैं? मुझे अपने पूर्वजों की यादों में इसके बारे में क्यों कुछ नहीं पता चला। इसके बाद रुद्रांश ने अपनी पूर्वजों की यादों में इसके बारे में खोजना शुरू कर दिया। इसके बाद उसको पता चला कि दिव्यांग रक्त रेखा होने की वजह से रुद्रांश के परिवार के सभी सदस्यों की शारीरिक गठन बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। इसी वजह से रुद्रांश के परिवार में अगर कोई मनुष्य स्तर का युद्ध चाहे तो वह तीसरे स्तर के निम्न श्रेणी का युद्ध तकनीक सीख सकता है, पर फिर वो तीसरी स्तर की मध्यम श्रेणी या उच्च श्रेणी का युद्ध तकनीक को सीख नहीं सकता है। पर क्योंकि रुद्रांश का शरीर लॉकेट की वजह से और भी ज्यादा मजबूत हो गई है, इसलिए वो तीसरे स्तर के युद्ध तकनीक को सीखने में सक्षम था। पर वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ध्रुव का शरीर इतना मजबूत कैसे हुआ कि वह तीसरे श्रेणी का युद्ध तकनीक को सीख पाया था। इधर ध्रुव को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह भी मन ही मन सोचा था, अगर कोई भी मनुष्य स्तर का योद्धा इस स्तर के युद्ध तकनीक को नहीं सीख सकता है तो फिर मैंने उस युद्ध तकनीक को कैसे सीख लिया जो कि उस समाधि से मिला था। इधर आचार्य भीष्म चारों की तरफ देखकर बोले, क्योंकि आप सभी को इस युद्ध तकनीक को मूलाधार चक्र योद्धा बनकर ही सीखना पड़ेगा, इसलिए आपके युद्ध तकनीक को लौटाने का समय सीमा 1 साल तक रखा जाता है। अगर आप 1 साल के अंदर उस युद्ध तकनीक को सीख नहीं पाए तो आपको गुरुकुल की तरफ से दंड मिल सकता है, इसलिए आप सभी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब उन चारों ने आचार्य भीष्म की बात सुनी तो सभी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर शांत हो गए। जब आचार्य भीष्म ने उन सभी की प्रतिक्रिया देखी तब उन्होंने संतुष्ट होकर उन सभी की तरफ देखा और फिर बोले, अब आप सभी जा सकते हैं, और ध्यान रखें कि आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका और आपके गुरुकुल का प्रतिष्ठा बढ़े तो मेहनत करनी होगी। और आप सभी को मैं बताना भूल ही गया, सिर्फ शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में जाने के लिए सबसे पहले आप सभी को हमारे सप्तागिरी गुरुकुल के एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे शक्तिनगर राज्य में प्रसिद्ध हो तो आपको इन्हीं प्रतियोगिताओं को जीतना पड़ेगा। इतना कहकर वह उन चारों की तरफ देखने लगे और फिर उन्हें जाने का कर दिया। जब रुद्रांश और बाकी सब आचार्य भीष्म की बातें सुनी तो उन्होंने अपना सर हिलाते हुए वहां से चले गए। जब सब बाहर आ गए तब मयंक, जो कि पूरे समय चुप था, वह उन सभी से अलग होकर चला गया। इधर ध्रुव और राजकुमारी एक साथ गुरुकुल से बाहर की तरफ जाने लगे। रास्ते में राजकुमारी ने ध्रुव और रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, तो रुद्रांश, क्या तुम इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो? जिस पर रुद्रांश बोल, हाँ बिल्कुल, मैं तो इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लूंगा। ध्रुव ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। राजकुमारी शिवांगी बोली, वैसे तो मुझे इस प्रतियोगिता की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी खुद का एक प्रतिष्ठा हो, इसलिए मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी।
इतना कहकर वह उन दोनों की तरफ देखने लगी और बोली, तुमने अभी तक ये नहीं बताया है कि तुम्हारे युद्ध स्तर इतनी जल्दी 7वें पड़ाव तक कैसे पहुंचा। जब रुद्रांश ने राजकुमारी की बात सुनी तब मुस्कुराने लगा और फिर कुछ बोलते ही बोला था कि तभी ध्रुव बीच में बोल पड़ा, वह ऐसा है राजकुमारी कि मेरे रुद्रांश भाई को तो आप जानते हैं, उन्होंने इन्हीं 3 सालों में बहुत से अभ्यास और साधना ही की थी। पर किन्हीं कारणों की वजह से वह अपनी ऊर्जा स्तर बढ़ा नहीं पा रहे थे। पर उनकी साधना की वजह से संचित शक्ति उनके शरीर में समाहित होकर रह गई थी, पर जब रुद्रांश भाई ने अपना युद्ध आत्मा जागृत किया तब धीरे धीरे वह शक्ति उनके शरीर में फैलने लगी और फिर उनका युद्ध स्तर बढ़ने लगा। जब राजकुमारी ने ध्रुव की बातें सुनी तो वह आश्चर्यचकित होगी और फिर असमंजस में रुद्रांश की तरफ देखने लगी। वह इस तरह से देख रही थी मानो पूछना चाहती हो कि क्या ध्रुव ने जो कहा था वह सही है या गलत। इधर जब रुद्रांश ने ध्रुव की बातें सुनाई और राजकुमारी की प्रतिक्रिया देखी तो उसने मन ही मन हंसते हुए बोला, अब तुम्हें मैं क्या बताऊं, ये सब मेरी ड्रैगन की युद्ध आत्मा का कमाल है। पर मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता। इसके बाद रुद्रांश ने राजकुमारी की तरफ देखकर अपना सरमती में हिला दिया। जब राजकुमारी ने रुद्रांश को अपना सर सहमति में हिलाते हुए देखा तब वह भी कुछ हद तक संतुष्ट हो गई। पर अभी भी उनको इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि 3 साल का साधना शक्ति सिर्फ 4-5 दिनों के अंदर कैसे प्रसारित होकर किसी भी योद्धा का युद्ध स्तर बढ़ा सकती है। पर फिर उन्होंने इसके बारे में रुद्रांश और ध्रुव से कुछ नहीं पूछा। अभी बातें करते करते गुरुकुल के निकास द्वार पर आ चुके थे। जब सभी गुरुकुल के दरवाजे के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर घोड़ा गाड़ी बाहर थी। उसे देखकर राजकुमारी बोली, अच्छा रुद्रांश, ध्रुव अब मैं चलती हूँ, मेरी सवारी आ गया है। जिस पर रुद्रांश ने राजकुमारी को हाँ में जवाब दिया और उनको विदा किया और दोनों अपने घर लौटने लगे। वैसे तो गुरुकुल में सभी शिष्यों को गुरुकुल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, पर वह शिष्य जो कि गुरुकुल में अपनी युद्ध आत्माओं में जागरण के 3 साल तक प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो अपने घर आ जा सकते हैं। गुरुकुल का यह मानना था कि किसी भी युद्ध को अपना युद्ध आत्मा अपने परिवार से ही मिलती है, इसलिए अगर उसे अपने परिवार के साथ ही रहकर अभ्यास करें तो उसकी युद्ध आत्मा को शुरुआती स्तर में नियंत्रित करना आसान हो जाता है। इसीलिए सभी शिष्य जो कि 3 साल तक गुरुकुल में अभ्यास करते हैं, घर से गुरुकुल और गुरुकुल से घर आ जा सकते हैं। हाँ, अगर कोई चाहे तो वह गुरुकुल में भी रहकर अपना अभ्यास कर सकता है, इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो क्या होगा आगे, क्या रुद्रांश बढ़ा पाएगा अपना युद्ध स्तर और सीख सकेगा आग का बवंडर युद्ध तकनीक को क्या है राजध्रुव के शरीर का, जानने के लिए देखते